बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि क्रिकेट में इन दिनों बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स हो रही हैं और आकिब जावेद को जो है वो वाइट बॉल का कोच बना दिया गया। इसके अलावा बैटिंग का कोच भी जो है पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर जो है वो उस शख्सियत को बनाया तकरीबन कोई 30-35 साल से जो पाकिस्तान की टीम के साथ मुंसलिक हैं। बॉल थ्रो करने के वाले से उनकी असल शोहरत है, लेकिन उनको बैटिंग कोच जो है वो पाकिस्तान की नेशनल टीम का बना दिया गया है। शाहिद असलम साहब की मैं बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ जो है और भी बहुत सारी हैपनिंग्स हुई हैं। गिलेस्पी को जो है साउथ अफ्रीकन टूर के लिए जो है वो कोच बरकरार रखने का फैसला किया गया। रेड बॉल के कोच वो होंगे। प्राइम मैच बहुत कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। कौमी स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे और T20 सीरीज खेलने के बाद मेलबर्न से रवाना हो गई। पीसीबी ने शाहिद असलम को कौमी क्रिकेट टीम का नया बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर जारी। सयाहती मकाम नथिया गली में ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई। शहरियों की बड़ी तादाद ट्रॉफी को देखने पहुंच गई। भारत पाकिस्तान में होने वाले ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप से दस्तबरदार हो गया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद नज़ीर जूनियर शदीद बीमार। वालिद को फौरी तौर पर बेहतरीन इलाज मुआवजे की ज़रूरत है। बेटे नौमान नज़ीर ने पीसीबी और आला हुकाम से इलाज के लिए अपील कर दी। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को अब 5वां और आखिरी राउंड आज से शुरू। हैदराबाद के मोहम्मद बिलाल और लाहौर ब्लूज के कासिम अकरम ने सेंचुरियां स्कोर की। लाहौर वाइट्स के उबैद शाह की लाड़काना के खिलाफ 8 विकेटों की शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तान शाहीज ने श्रीलंका ए के खिलाफ दूसरे 4 रोज़ा मैच के दूसरे दिन 5 विकेटों पर 212 रन बनाए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने मेंस जूनियर एशिया कप के लिए 19 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। अब्दुल हन्नान शाही टीम की क़यादत करेंगे। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़ और आपने इन स्टोरीज़ में देखा कि पाकिस्तान के फॉर्मर ऑफ स्पिनर और रेलवे से एक अरसे तक खेलने वाले नज़ीर जूनियर, जो उन्होंने अंपायरिंग में भी अपना नाम पैदा किया, इन दिनों शदीद अलील हैं और उनके साहबजादे नौमान नज़ीर ने जो है वो पीसीबी से अपील भी की है और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि माजी में भी पीसीबी ने काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन अब चूँकि एक एक्सीडेंट के बायस उनकी तबीयत काफ़ी नासाज है और काफ़ी अरसे से जो है वो बीमार हैं और बिस्तर पर मौजूद हैं, तो उनके लिए मज़ीद जो है वो सपोर्ट की ज़रूरत है। हम प्राइम के तवस्सुत से जो है पीसीबी के ऐवानों से में मौजूद लोगों से अपील करते हैं कि उनकी जो है वो दादरसी की जाए और साथ साथ अपने तमाम नाज़रीन से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की जाए। ये तो था जनाब पाकिस्तान क्रिकेट के मामले से के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला। लेकिन इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जो अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन रहे। एक ऐसे वक्त में उन्होंने क्रिकेट खेली जब पाकिस्तान क्रिकेट में जो है वो राशिद लतीफ़, मोइन खान और साथ साथ कामरान अकमल का तूती बोल रहा था। उसके बावजूद इन्होंने पाकिस्तान की टीम तक रसाई हासिल की। कम खेले, अच्छा खेले, आज तक लोग इनको याद करते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड के माजी के सेटअप का भी हिस्सा रहे, लेकिन इनको काम वहाँ पे करने नहीं दिया गया। उसके बाद इंग्लैंड से ने इनकी सलाहियतों से इस्तेफादा हासिल किया और इन दिनों जर्मनी के नेशनल कोच हैं। अमूमन आपने सुना होगा कि मुंबई से आया मेरा दोस्त, लेकिन इंग्लैंड से आया मेरा दोस्त अतीकुज़्ज़मा मेरे साथ मौजूद हैं। शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीक, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? खैरियत से ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। और क्रिकेट के मामला कैसे चल रहे हैं? माशाल्लाह जर्मनी में आप कोचिंग कर रहे हैं और जर्मनी की टीम माशाल्लाह जो है वो दर्जा बदर्जा जो है वो तरक्की भी कर रही है। अल्लाह का शुक्र है। अभी हमारा सीज़न ख़त्म हुआ है तो थोड़ा सा सांस लेने का थोड़ा सा मौका मिला है, तो सोचा कि पाकिस्तान आके थोड़ा सा विजिट करें, फैमिली के साथ टाइम गुजारें और दोस्तों के साथ टाइम गुजारें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जर्मनी में अच्छा सेटअप चल रहा है और बड़ा अच्छा टफ सीज़न गया हम लोगों का, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी प्लस पॉइंट भी देखे, काफ़ी वीकनेसेस और हाईलाइट्स भी किए हैं। तो इंशाल्लाह अगले साल कोशिश करेंगे उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करें। इमिग्रेंट की टीम है जर्मनी में, ये लोकल्स भी वहाँ पे खेलते हैं? देखिए, लोकल जो स्पेशली जर्मन है वो अभी उनको क्रिकेट की इतनी अवेयरनेस है नहीं, क्योंकि वो हॉकी और फुटबॉल उनका बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। उसके अलावा दूसरी चीज़ें भी खेलते हैं वो। हम कोशिश कर रहे हैं कि डेवलपमेंट शुरू हो और डेवलपमेंट उसी पर शुरू होगी कि जब स्कूल से हमारा डेवलपमेंट प्रोग्राम चलेगा तो हम कोशिश करें कि इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। मगर हमारे पास सिर्फ एक्सपेक्ट नहीं है, मगर हमारे पास कुछ ड्यूल नेशनलिटी भी हैं, साउथ अफ्रीकन्स जो काउंटी क्रिकेट के लिए भी खेल रहे हैं। 2-3 बहुत अच्छे नंबर प्लेयर भी हैं हमारे पास और डेव रिचर्डसन के बेटे विकेट कीपर हमारे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, माइकल रिचर्डसन। तो हमारे पास काफ़ी अच्छा स्क्वाड है और कोशिश करें कि इसको इम्प्रूव करें। अभी किस डिवीज़न में हैं आप और क्या आपके फ्यूचर
हम लोग अभी हम लोग 50 ओवर की क्रिकेट में नहीं हम लोगों ने क्वालिफाई किया, मगर हम T20 इंटरनेशनल खेल रहे हैं और T20 इंटरनेशनल में हमारी वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 35 है। लास्ट ईयर हमने वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी खेला था अगेंस्ट स्कॉटलैंड, आयरलैंड, जर्सी, इटली और ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जिसमें हमने 4th फिनिश किया था आउट ऑफ 7 टीम्स, विच वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस। और होपफुली कि अगले साल हम अपनी रैंकिंग ओवरऑल अगर यूरोप की बात करते हैं, वहाँ पे कहाँ स्टैंड करते हैं आप? ओवरऑल आप यूरोप में अगर आप देखें तो अगर आप स्कॉटलैंड और आयरलैंड को हटा दें तो नेदरलैंड और इटली और हम जो हैं टॉप टीम्स हैं वहाँ पे इस वक्त। ठीक है, और कोई ऐसा प्लेयर जो आप समझते हैं कि बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है और दुनिया पर देखेगी उसका टैलेंट? हाँ, बस काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं हमारे फास्ट बॉलर्स हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। हमारा जो अफगान नेशनल बॉलर्स हैं वो काफ़ी रॉ हैं हमारे पास, और उसमें से जाहिद ज़दरान एक हमारा बहुत अच्छा टैलेंट है, जो जिनकी टेक्निक बहुत अच्छी है, इनकी पेस भी अच्छी है। और एक हमारे प्लेयर हैं शाहिद अफरीदी, उनका भी नाम है शाहिद अफरीदी, वो भी हमारे पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी की तरह खेलते हैं। तो उनको भी अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे जर्मनी की क्रिकेट टीम, तो आपको काफ़ी अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। खासतौर पर यूरोपियन क्रिकेट नेटवर्क पर हम लोगों ने बहुत अपना एक लोहा मनवाया है, और वहाँ पर इस साल हमने 3rd फिनिश किया था पूरे यूरोप में, जस्ट बिहाइंड इंग्लैंड, नेदरलैंड एंड 3rd पे जर्मनी आई थी। तो आप जो जर्मनी के शाहिद अफरीदी हैं उनको भी आप समझाते हैं कि उठा के नहीं मारना और वो जाते ऊपर शॉट खेलते हैं? नहीं, मैं समझाता नहीं उनको दूसरे कोचेस की तरह जो शाहिद अफरीदी को समझाते थे, क्योंकि जो उनका खेल है उनको वही खेलना चाहिए। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि जिस तरह का खेल है उसी तरह खेलो, आपके फेलियर्स भी आएंगे और आप मैच भी जिता के दोगे। और उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी की है, वो बॉलर भी बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं और वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हु बॉल्स रियली गुड यॉर्कर्स। ठीक है, अब ये बताएंगे फ्यूचर आपका क्या प्लान है और कौन से इवेंट्स ऐसे आ रहे हैं? देखिए, फ्यूचर में अब मैं ऑब्वियसली इंग्लैंड के लिए भी स्काउटिंग कर रहा हूँ। तो इस साल इंग्लैंड ने मुझे डिफरेंट असाइनमेंट दिया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं अंडर 19 जो यंग लाइन्स हैं इंग्लैंड की, उसके लिए स्काउटिंग करूँ और कोचिंग में भी इन्वॉल्व हूँ। तो मैं अंडर 17 का टूर्नामेंट होता है सुपर 4, जिसमें 4 रीजन्स होती हैं, उसमें मैं एक मिडलैंड्स का असिस्टेंट कोच था। तो नेक्स्ट ईयर भी मेरी कोशिश होगी कि उनके साथ मैं इसी तरह काम करूँ। और अंडर 19 में बहुत मुझे मज़ा आया। मैं पहले इंग्लैंड की नेशनल टीम और मेन लायंस जो इंग्लैंड लायंस है उसका स्काउट था, तो सेम प्लेयरों को मैं देखे जा रहा था हर साल। तो इस साल अंडर 19 में डिफरेंट प्लेयर्स को देखा, नया टैलेंट देखा है, उनको जाके आइडेंटिफाई भी किया और उनको सेलेक्ट भी करवाया अंडर 19 टीम में। तो इन्फ्लुएंस अंडर 19 में ज़्यादा रहा मेरा इस दफ़ा। मगर जर्मनी के साथ नेक्स्ट ईयर ये है कि क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम ICC का जो मेन क्वालिफायर होता है उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर सके, हमें टूर्नामेंट जीतना था, लास्ट टाइम नहीं जीत सके, हम फाइनल में थे। तो इस साल हम कोशिश करेंगे कि अपनी रैंकिंग के लिए खेलें, लड़कों की डेवलपमेंट करें और यूथ पे फोकस करें ज़्यादा, ताकि अगले 2 साल के लिए हमारी जो ICC 50 ओवर की क्वालिफिकेशन आ रही है उसके लिए हम प्रिपेयर हो सकें। ठीक है, अच्छा जो अभी आपने इंग्लैंड की बात की स्काउटिंग की, अभी मुझे याद है कि आप जब स्काउटिंग कर रहे थे तो उस वक्त फ्लिंटॉफ के बेटे भी शायद सेलेक्ट हुए थे। हाँ जी, रॉकी फ्लिंटॉफ हैं, बड़े अच्छे प्लेयर हैं, उसके एक और बेटे भी है कोरी फ्लिंटॉफ, और मैंने पास्ट में कोचिंग भी की है दोनों प्लेयरों की। मगर रॉकी में बहुत टैलेंट है और बहुत ही पैशनेट है, बिल्कुल फ्लिंटॉफ एंड्रू फ्लिंटॉफ की कॉपी है, वो उसी तरह खेलता है। अच्छा मीडियम पेसर भी है, मगर बैटिंग में उसने बहुत परफॉर्म किया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट लैंकाशायर के लिए खेली है। तो फ्यूचर बहुत अच्छा लग रहा है उसका मुझे, और होप करता हूँ कि अगले कुछ सालों में वो लैंकाशायर का और मे बी इंग्लैंड की नेशनल टीम का प्लेयर बनेगा। राइट है जनाब, ये तो हमने देखो जमा से बात की इनकी जर्मनी की और इनकी इंग्लैंड के कोचिंग के असाइनमेंट के हवाले से। अब थोड़ी बात कर लेते हैं जरा पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कि शाहिद असलम को जो है वो बैटिंग कोच मुकर्रर किया गया है और मोहम्मद यूसुफ की जगह शाहिद असलम को लेकर आए हैं। तो क्या मोहम्मद यूसुफ का खिला जो है वो शाहिद असलम पुर कर सकते हैं? क्या शाहिद असलम इतने क्वालिफाइड हैं कि मोहम्मद यूसुफ जैसे अजीम बैट्समैन की जगह वो पुर कर सकते हैं, या फिर PCB को जो है वो दूर की निगाह PCB की कमज़ोर है कि दूर नज़र नहीं आता, जो भी सामने नज़र आता है करीब करीब का उसको कोई ना कोई असाइनमेंट दे दिया जाता है? क्या कहेंगे अगर आप उस पर कुछ कहना चाहें तो? देखिए, मैं क्या कह सकता हूँ कि दुनिया कह रही है सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरे ख्याल से शाहिद असलम को इस वजह से लाया गया है क्योंकि प्लेयर्स उनको काफ़ी पसंद करते हैं इन टर्म्स ऑफ थ्रो डाउन्स वगैरह के लिए। बैटिंग कोच की देखें एक जिम्मेदारी होती है, सिर्फ ये नहीं होता कि आपने टेक्निक सिखानी है, मगर फिजिकली आपने बड़ा इन्वॉल्व होना है, फिजिकली आपने बैट्समैन के लिए अवेलेबल होना है, आपने घंटों घंटों थ्रो डाउन्स करानी है, साइड आर्म से थ्रो करनी है, तो उसके लिए आपको मुकम्मल फिट होना भी ज़रूरी है। और मैं ना किसी की बुराई कर रहा हूँ ना किसी की तारीफ कर रहा हूँ, मगर मैंने शाहिद असलम को ये करते देखा कि वो टायरलेसली काम किया है इस सिचुएशन पर। जब प्लेयरों को ज़रूरत होती है थ्रो डाउन्स की तो वो सब में अवेलेबल होते हैं और सब में आखिर तक काम करते हैं। जहां तक बैटिंग कोचिंग का ताल्लुक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि ही कुड बी अ वेरी गुड बैटिंग कोच, क्योंकि बैटिंग कोच के लिए आपको दूसरी चीज़ें भी ज़रूरत होती है, अपने प्लेयरों के साथ काम करना, उनके मेंटल एस्पेक्ट पे उनको मेंटरिंग भी करनी है, तो उसके लिए एक रोल मॉडल इज क्वालिफाइड बंदा जो और एक्सपीरियंस बैटिंग कोच होता है उसका होना ज़रूरी होता है। और इन टर्म्स ऑफ असिस्टेंट कोच मैं समझता हूँ कि उनको होना चाहिए, क्योंकि वो इस तरह के आपकी टीम में बंदे होने चाहिए जो आप मेहनत करें और थ्रो डाउन्स करते रहें। मगर बैटिंग कोच के लिए मेरे ख्याल से कुछ और ऑप्शन
ऑप्शंस भी हो सकते थे, मगर लेकिन पीसीबी ने आपने बेहतर बाबर आजम को भी आपने कोच किया है, जब सुई सदरन में आप थे, आपने शुएब मलिक को भी आपने कोच किया है, आपने मोहम्मद आमिर को भी कोच किया, बड़े बड़े प्लेयर्स को आपको जो है वो कोच करके गए हैं। यहाँ मेरे बहुत सारे प्लेयर्स के जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ और मैं बाबर आजम के वाले से पूछता हूँ, तो प्लेयर्स का जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं जो कोचिंग से भी वाबस्ता हैं, उनका ये कहना है कि यार बाबर आजम को हम क्या सिखाएंगे, हम सब उनकी फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। जब आप जैसे प्लेयर और बड़े बड़े प्लेयर ये बात कह रहे हैं कि यार बाबर आजम को हम क्या सिखाएंगे क्योंकि वो कंप्लीट प्लेयर है, तो क्या वो शाहिद असलम जैसे कोच की बात जो सिर्फ थ्रो डाउन करने के लिए मशहूर है वो सुनेंगे? देखिए, मैं ये नहीं समझता कि आप क्या सिखाएंगे। हर प्लेयर को हर इंसान कुछ ना कुछ सीखता है अपनी लाइफ में और एवरीडे सीखता है। आप कभी कंप्लीट कोच नहीं बन सकते, कभी कंप्लीट प्लेयर नहीं बन सकते, कभी कंप्लीट एनालिस्ट और कमेंटेटर नहीं बन सकते। आपको हर अपनी ना डे के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको लर्निंग करनी चाहिए। मेरे ख्याल से बाबर में टेक्निकल भी काफ़ी फ्लॉज आ गए थे क्योंकि उसको मेंटल एस्पेक्ट्स आ रहे थे। ज़ाहिर बात है वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा और काफ़ी अरसे से अंडर प्रेशर है, पब्लिक से भी सपोर्ट नहीं मिल रही उसको, तो उसके अंदर मेंटल एस्पेक्ट तो थे ही थे, मगर उसने उसकी टेक्निक को एक्सपोज कर दिया। क्योंकि अगर आप देखेंगे बाबर की टेक्निक 100% करेक्ट नहीं है। जहाँ पे बॉल स्विंग होकर अंदर आता है, हर दफ़ा जब हमारे अगेंस्ट बाबर खेलता था पीएसएल में, तो हम प्लान करते कि नए बॉल से पहले ही उसको अंदर लाओ ताकि अगर उसके पैडों में गेंद लगने का चांस है तो 90% उसके आउट करने का चांस पहली 3-4 बॉलों के अंदर होता है। और अगर पहली 3-4 बॉलें वो सर्वाइव कर गया, फिर वो सेट हो जाता है, आई सेट हो जाती है, तो फिर उसको आउट करना मुश्किल होता है। तो मेरे हिसाब से जो कोच ये कहता है कि हम क्या सिखाएंगे, तो इसका मतलब उनका जल्दी आउट कर देते थे इस तरह। हमने किया इस तरह, प्लान किया, प्लान करके आउट किया। अतीक चूंकि विकेट कीपर है, जरा क्रीज से निकल के खेला है, तो जरा ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा मैं इनको स्टंप करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इनसे जुमला क्यों पूछा है ये मैं आपको बताऊंगा जरा ब्रेक के बाद। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू इस नहज पर पहुंची थी कि अतीक उज़्ज़मा का ये कहना था कि बाबर आजम की बैटिंग में फ्लॉज हैं और वहीं पे फिर इनको ये जब लाहौर कलंदर के साथ मुंसलिक थे तो वहीं पे उनको फंसा के आउट कर देते थे। लेकिन इनके जो हेड कोच थे और जो मौजूदा वाइट बॉल के कोच हैं आकिब जावेद, वो तो ये कहते थे कि अगर बाबर आजम हमारे सामने आता है तो हम इसको आउट ही नहीं करते, इतना स्लो खेलता है। तो ये भी स्ट्रेटेजी होती थी क्या? नहीं, कभी हमने इस तरह तो बात नहीं की, मगर मुझे याद है कि जब हमारा कराची किंग से मैच था, बाबर कराची से खेल रहा था, तो हमने उसके लिए प्लान किया था। और ऑब्वियसली क्योंकि मैं और कबीर खान लाहौर कलंदर का हिस्सा थे, तो हम लोग डोमेस्टिक क्रिकेट में प्लेयर को इनसाइड आउट जानते थे। सदरन से वाबस्ता थे। कबीर खान उस वक्त हबीब बैंक में थे, बाद में सुई सदरन में आए थे। तो हमें प्लेयर की जो वीकनेसेस वगैरह थी और स्ट्रेंथ थी उससे काफ़ी हमें अवेयरनेस थी। तो बाबर का यही था कि अगर लेफ्ट आर्म बॉलर ओवर द विकेट आके गेंद करे और अंदर लेकर आए और अगर 4-5वें स्टंप से लेकर आए, ऑफ स्टंप या मिडिल स्टंप पे हिट करे, तो चांसेस होते हैं बाबर, क्योंकि थोड़ी सी कैंची बनती थी शुरू में पहले 3-4 बॉलों में, अगर उस वक्त लग जाए तो आउट हो। तो बाबर को पहली या दूसरी बॉल पे मुस्तफीज़ ने आउट किया था। तो वो बाबर को जब प्लान करना होता था, बाबर 1-2 दफ़ा आया, हम इसी तरह का प्लान किया, 1 दफ़ा आउट किया था, हर दफ़ा तो नहीं किया था। और मगर ये है कि मेरा कहने का, मेरे पिछले सवाल का मकसद ये था कि जब आपको मेंटल बैरियर्स आ जाते हैं तो उस मेंटल बैरियर से आपकी टेक्निक पे भी फ़र्क पड़ता है। बाबर की टेक्निक पे फ़र्क पड़ा है कि उसका शोल्डर अभी भी खुल जाता है, उसका बैकफुट ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से उसका बल्ला लाइन मिस कर देता है। तो वो फ्लॉस चल रहे हैं बाबर में, क्योंकि बाबर डजंट लुक लाइक अ सेम प्लेयर व्हाट ही वाज। और इसका पूरा दारोमदार जो है ना, पूरा जो लिंक है उसके मेंटल एबिलिटीज है, क्योंकि जारी बात है काफ़ी अंडर प्रेशर रहा है, कप्तानी गई है, कप्तानी आई है, फिर उसके बाद प्लेयर अगेंस्ट हो गए, फिर परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तो बहुत सारी चीज़ें उसको साइकोलॉजिस्ट और मेंटोर की ज़रूरत थी जो पीसीबी ने नहीं दिया मेरे ख्याल से। अब आई डोंट नो हाउ इज गोना कम ओवर इट। ठीक है, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि बाबर के साथ फ्लॉस पहले भी थे, लेकिन पहले तो बाबर फिर परफॉर्म करते नजर आ रहे थे। अब क्या उनकी टेक्निक में जितनी आपने सारी जो एक्सटर्नल प्रेशर्स की बात की उसने इम्पैक्ट डाला जिसके से बाबर आजम जो है वो एक सॉफ्ट टारगेट बन गए बॉलर्स के लिए? नहीं, मेरे कहने का मकसद ये था कि फ्लॉस में एक आध बंदे का हमेशा कोई ना कोई एक वीक पॉइंट होता है जहाँ पे आप उसको आउट कर सकते हो। तो बाबर का वो एक वीक पॉइंट था कि जो अंदर इन स्विंग बॉल आती थी लेफ्ट आर्म बॉलर की ओवर द विकेट, तो उसमें फंसा। दुनिया के बहुत सारे बैट्समैन वो फंसते थे क्योंकि उनकी इनिशियल मूवमेंट जो होती है ना, फ्रंट फुट थोड़ा सा क्रॉस आ जाता था, तो वो बाबर के साथ हो रहा था। तो बाबर का ट्रेडिशनली तो पाकिस्तानी हमेशा लेफ्ट आर्म के सामने स्ट्रगल किया है, चाहे रंगाना हिरात हो, चाहे पॉल हैरिस हो, चाहे डैनियल विटोरी हो। अमूमन पाकिस्तानी बैट्समैन जो है वो तो लेफ्ट आर्मर के सामने स्ट्रगल ही करते हैं। हाँ, मैं फास्ट बॉलर की बात कर रहा था, कैसे जैसे मोहम्मद आमिर उसका नया बॉल अंदर आता है, स्टार्क का नया बॉल अंदर आता है, और दूसरे बॉलर्स हैं दुनिया के उनका बॉल होता है। तो उसमें मोस्टली जो होता है ना राइट हैंड बैट्समैन की जो प्रॉब्लम ये होता है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा साइड ऑन खड़े होते हैं ना, तो वो उनके लिए जब बॉलर ओवर द विकेट गेन करता है तो वो थोड़ा सा उनका जो एंगल है वो चेंज हो जाता है। उस एंगल में थोड़ी सी ऑटोमेटिकली जो आपका फ्रंट फुट है ना, ट्रिगर मूवमेंट में वो क्रॉस चला जाता है, जिसकी वजह से आप फंसते हैं। तो लेफ्ट आर्म बॉलर जब ओवर द विकेट खेलता है उसके खिलाफ आपको थोड़ी सी टेक्निक एडजस्ट करनी पड़ती है, थोड़ा सा ओपन खड़ा होना पड़ता है, जो बहुत से प्लेयर करते हैं दुनिया के और वो कामयाब हैं उसमें। तो बस बाबर का ये थोड़ा सा इशू था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि
देखें बाबर वही प्लेयर है जो पहले था, मगर उसके साथ अब इशू ये हो गया कि उसका परफॉर्मेंस का इतना बड़ा प्रेशर आ गया है कि अब उसके जहन में परफॉर्मेंस रहती है, उसके जहन में वो जो बेसिक है, जो उसका प्रोसेस है, वो उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हुआ है, थोड़ा सा ट्रबल हुआ है। उसको अच्छी मेंटोरिंग की और अच्छे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है और अभी भी वो कम बैक कर सकता है। मेरी ये पीसीबी से रिक्वेस्ट है कि ये इन चीज़ों को देखें, क्योंकि जब मेंटल बैरियर आते हैं इतना आसान नहीं होता। और मैंने आज तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कंसिस्टेंटली एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट नहीं देखा। आपने बैटिंग कोच रख दिया, आपने सब कुछ रख दिया, आपने बैटिंग कोच का असिस्टेंट भी रख दिया, आपने मैनेजर का असिस्टेंट भी रख दिया। तो कहते हैं वो बाबरी साहब थे, फिर एक जमाने में मोइनुल लतीफ़ भी एसोसिएट थे टीम के साथ। तो बाबरी साहब ने सुना जब वो पहली दफ़ा आए थे तो उनको तो चाय बनाने के लिए, चाय लेने के लिए भेज दिया जाता था कि मेरे लिए ये ले आओ, मेरे लिए खाना ले आओ, तो उसको सही यूज़ करते नहीं थे। तो यंगस्टर्स वहीं से चेक कर रहे होंगे ना, ये खुद कितना मेंटली स्ट्रांग है कि जो मेंटली स्ट्रांग करने आए वो उससे पहले चाय बनवाएंगे, थोड़ा सा उसको रगड़ा देंगे, उसके बाद। नहीं, हमारे सीनियर प्लेयर का ये होता था कि जब कोई ऐसी कोई नई चीज़ करने की कोशिश करता था वो उसको बुली करते थे, मगर ऐसे लोगों को यंगस्टर्स के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। जब बाबरी साहब आए थे बाद में यंगस्टर्स के सामने, तो उनसे काफ़ी फ़ायदा उठाया गया था। मगर मेरे कहने का मकसद ये कि ज़रूर देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप बाबरी को लाएं, किसी को लाएं, ऐसा साइकोलॉजिस्ट लाएं जो आपकी टीम के लिए थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। और टीम के जो ऑफिशियली टूर होते हैं उसमें आपके पास एक साइकोलॉजिस्ट लाजमी होना चाहिए, क्योंकि एक प्लेयर हमेशा प्रॉब्लम होता है, एक प्लेयर को कहीं ना कहीं से मेंटल प्रॉब्लम चल रही होती है जो आप एक कोच नहीं अंडरस्टैंड कर सकता समटाइम। अच्छा अतीक, क्योंकि बहुत सारी बातें आपसे कर दी, क्विकली मुझे बताएगा, बाबर तक गुफ्तगू आई है, साथ साथ विराट को भी जरा डिस्कस कर देंगे, आप क्वालिफाइड कोच हैं, विराट के भी ऐसे कुछ इश्यूज आ रहे हैं। देखिए विराट की टेक्निक में भी यही है कि उसकी भी है ना फ्रंट लेग जो है ना वो क्रॉस आ जाती है। अगर आप देखें जब इनकी पीक परफॉर्मेंस चल रही होती है ना उस वक्त इन चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं अच्छे तरीके से, उस वक्त से फ्रंट फुट की पोजीशन थोड़ी सी सीधी रहती है। मगर ऑल ऑफ अ सडन जब परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती या फिर आप कोई दूसरी कंडीशन में खेल कर आए जहाँ पे फ्रंट फुट की क्रिकेट हो रही होती है तो आपका फ्रंट फुट ऑटोमेटिकली क्रॉस आना शुरू हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम आती है, ये आपके स्टेज में प्रॉब्लम आती है। मेरे हिसाब से ना अली भाई सारा मसला जो है वो मेंटल रेजिलियंस का है कि आपके साथ जब परफॉर्मेंस के बैरियर आना शुरू हो जाते हैं आप उसको किस तरह डील करते हैं। आपके पास एक मेथड होना चाहिए कि आप इन चीज़ों को निकलें, पुरानी परफॉर्मेंसेस जो बुरी परफॉर्मेंसेस उसको भूलें और अच्छी परफॉर्मेंसेस को याद करें। तो इतना आसान नहीं है ओवरकम करना, उसका एक मेथड होना चाहिए। उसका मेथड आपको साइकोलॉजिस्ट जो है उसको हेल्प करता है आपको वो मेथड को क्रिएट। अच्छा मुझे याद एक जमाने में जब आप इंग्लैंड से हमारे साथ जरिया वीडियो लिंक होते थे तो आपने कहा कि ओएसजिया के होते हुए मैं बाबर आजम को ओपन नहीं कराऊं सुई सदरन से अगर खेलें। अभी आप समझते हैं कि बाबर आजम T20 के प्लेयर हैं, आप समझते हैं इस तरह से उनकी फॉर्म चल रही है, गो के उन्होंने रन ज़रूर किए हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, आखिरी इनिंग में आकर रन ज़रूर किए हैं, लेकिन आपको लगता है कि बाबर आजम T20 प्लेयर हैं या किसी और की तरफ हमें देखना चाहिए? देखिए अगर आप बाबर आजम खुद से समझते हैं कि वो T20 प्लेयर हैं तो उनको वनडे में भी और टेस्ट मैच में भी ओपन करनी चाहिए, क्योंकि अगर जब आप देखें जो ओपन प्लेयर होता है से तो बहुत कुछ समझ रहे हैं, तभी तो पाकिस्तान क्रिकेट आज ये इस नहज पे पहुंची है कि अमेरिका से भी हम हार रहे हैं। तो आप बताएं ना मुझे कोच। नहीं मेरे हिसाब से देखें जहां आपके पास इतने एक्सप्लोसिव प्लेयर हैं जैसे फ़खर जमान है, आपके पास साइम अयूब हैं, शर्जील को हमने तबाह कर दिया, और भी इस तरह के प्लेयर हैं, उमर बिन यूसुफ हैं और दूसरे रीजन में होंगे इस तरह के प्लेयर, क्योंकि मैं तो 2-3 साल से पाकिस्तान क्रिकेट से थोड़ा सा लगा हुआ तो मुझे डोमेस्टिक के नए प्लेयरों के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, मगर होंगे। देखें आप दुनिया में देख लें अब T20 क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है, वो पहली बॉल से शुरू हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के भी बैट्समैन जो हार्डी वगैरह और दूसरे प्लेयर खेल रहे थे वो पहली बॉल से शुरू हो गए थे, जहाँ उनको वो पिच बॉल मिला उनके जोन में उन्होंने हिट किया, जाके ब्लॉक नहीं किया और टाइम नहीं किया। तो मैं समझूं कि इस गुफ्तगू से बाबर आजम T20 के प्लेयर हैं या नहीं है? हमारे पास हैं प्लेयर मगर हम उनको डेवलप नहीं करते, हम उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं देते। मुझे बताएं साइम अयूब, हाँ या ना में बताएं ना, मुझे पता नहीं चल पा रहा है। देखिए है क्यों नहीं है साइम अयूब आपके पास बैठे हुए ना, साइम अयूब टेस्ट क्रिकेट को T20 की तरह खेलते हैं, तो है ही T20 में, क्यों नहीं है? ये तो मेरा क्वेश्चन दिया किसी को तो ये तो अलग बात है ना, अगर आप पाकिस्तान के लिए नहीं सोच रहे। अब आप कहते हैं कंट्री में साइम अयूब को ना खिलाना पाकिस्तान के लिए ना सोचेंगे मुतरादिफ है मेरे ख्याल से, क्योंकि जब आप पाकिस्तान एकेडमी में जाएं, पीसी में जाएं, तो उनका वो स्लोगन बना हुआ है कंट्री टीम एंड मी। सो कंट्री पहले आती है ना, तो कंट्री में जो बेस्ट हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है, आप उसको बजाने की कोशिश करें। भले आपका टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास प्लेयर नाराज होता है आप उसको समझाएं कि भाई इस सिचुएशन कहा था कि बाबर आजम को ड्रॉप करने से पहले, रेस्ट देने से पहले उनसे पूछना चाहिए था। आपको लगता है 17 इनिंग्स में जो बंदा 50 नहीं कर सके उससे पूछ के बिठाना चाहिए था उसको? देखिए मैं इस मेंटालिटी को नहीं मानता कि पूछना चाहिए। देखें आप उससे डिस्कशन जरूर करें, मगर डिसीजन जो होता है वो कोच और मैनेजमेंट और सेलेक्टर का होता है। अगर आपके पास ओनरशिप नहीं है, आप सिर्फ प्लेयरों से पूछते रहेंगे तो प्लेयर तो कभी नहीं कहेगा ना, प्लेयर तो हमेशा कहेगा नहीं मैंने खेलना है। वो क्यों कहेगा कि मैं मेरा 3-4 लाख रुपए का मैच जाए हो जाए। 90 के एराज में क्रिकेट खेली और 90 के एराज पाकिस्तान का बड़ा मुश्किल तरीन एरा था, एक से बढ़कर एक फास्ट बॉलर, बैट्समैन, स्पिनर, हर जबरदस्त प्लेयर जो था 90 के एरा में खेलता हुआ हमें नजर आया। खुद हबीब बैंक की टीम में यूनुस खान, शाहिद आफरीदी, उमर गुल, में नाम लेता रहूंगा, गिनती खत्म नहीं होगी। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी प्लेयर से पूछ के उसको रेस्ट दिया जाए, उसको बिठाया जाए? क्या कोई प्लेयर जो कंट्री से, टीम से, डिपार्टमेंट से बड़ा हो सकता है?
नहीं देखें, ये बिल्कुल गलत बात है और मैं ये समझता हूँ कि आप ऐसा भी नहीं है कि एक प्लेयर को ठग करके बिठा दें और उसको रीज़न ना दें, आप उससे ज़रूर डिस्कशन 17 इनिंग से कुछ नहीं कर रहा तो रीज़न देने की जरूरत है नहीं। आप फिर भी देखें, बाबर आजम 17 इनिंग उन्होंने खिला दिया, वो बहुत बड़ी बात है ना। यही सब में बड़ी गलती की कि 17 इनिंग फेल होने के बावजूद खिलाते रहे, तो उनको बीच में बिठाना चाहिए था, रेस्ट करना चाहिए था कि चलो बाबर ठीक है। मगर आप एक प्लेयर को रेस्ट करा रहे हैं, उसका इंटरवेंशन आपने क्या बनाई, आप उसको किस तरह वापस लेकर आएंगे? रेस्ट कराने से आने के बाद वो परफॉर्म तो नहीं कर देगा। उसके जो प्रॉब्लम्स है वो तो प्रॉब्लम्स रहेंगे ना, फिर आएगा तो वही प्रॉब्लम्स उसके सर पर रहेंगे और अंडर प्रेशर आ जाएगा कि भाई मुझे अभी बिठाया, फिर आ रहा हूं, अब मैंने करना है। तमाम तो क्योंकि आपने इस दौर में काम भी किया है पीसीबी में, मुझे याद है कि अतीक ने तो यहां तक कह दिया कि पीसीबी में मुझे कुछ तो लोग कहते हैं कि काम नहीं करने दिया, अतीक ने तो कहा मुझ पर काला जादू करा दिया गया कि मैं काम ही ना कर सकूं। तो क्या इस तमाम तो डेबेकल के उस दौर के लोग जिम्मेदार हैं? चेयरमैन रमीज राजा जिम्मेदार हैं, उस दौर के लोग जिम्मेदार हैं कि जो बाबर आजम को कंट्री से ज्यादा ऊपर लेकर इस तरह आप खुद कह रहे हैं कि स्लोगन है कंट्री टीम एंड मी, तो स्लोगन की नफी कर दी वहां पे। तो देखिए ये हमारे है पुराने, जितने भी आप उठा के देख लेना 90s से ये चले आ रहा है कि पावर देनी है। इमरान भाई थे, इमरान भाई की पावर थी वो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट थे। फिर वसीम भाई उनकी जो पावर थी वो कंप्लीटली डिफरेंट थी। फिर मोइन भाई आए, फिर ये सिस्टम लोग है ना इमरान भाई को कॉपी करने के चक्करों में इन्होंने ये समझ गया कि भाई आप इमरान खान नहीं हो, आप कोई और हो, आप अपने आप कोई बनने की कोशिश करो। आप कभी किसी प्लेयर को कंट्री से बड़ा कर ही नहीं सकते। ठीक है, आप कैप्टन को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, उसको ओनरशिप देते हो, सिलेक्शन उसकी ओनरशिप नहीं है। रमीज राजा की पॉलिसी सही थी, गलत थी? मेरे हिसाब से गलत थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा छूट दे दी थी। बहुत ज़्यादा छूट देने से ये हुआ कि फिर कभी कभी ऐसा होता है ना अली भाई, देखें हम आ जाते हैं इस भवन में, आ जाते हैं एक बबल के अंदर, आ जाते हैं उस बबल के आगे हमें कुछ चीज़ें नजर नहीं आ रही होती। मेरे हिसाब से बाबर के साथ भी यही हुआ है कि उसको एक बबल पहना दिया गया कैप्टनसी का और उसको एक गलत डायरेक्शन दिखा दी, गलत डायरेक्शन दिखा दी। सुई सदरन में कंट्रोल कर सकते हैं शोएब मलिक को, आप इतना बड़ा प्लेयर है शोएब मलिक, आप बाबर आजम को, मोहम्मद आमिर को कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जो बड़े बड़े नाम थे जो सुई सदरन में थे। तो पाकिस्तान टीम में जो टीम से कैसे बड़ा कर सकते हैं? तो क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि तमाम तर जो डेबेकल पाकिस्तान क्रिकेट का हुआ है इसमें रमीज राजा ही जिम्मेदार है सारे? नहीं देखें, मैं रमीज राजा की बात नहीं करता। देखा खेला, उनका टेन्योर बहुत छोटा था, उसके अलावा उनका टेन्योर बहुत छोटा था, इतना बड़ा टेन्योर था नहीं उनका, और भी दूसरे चेयरमैन है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बंदे की एक स्पेशलिटी होती है, उस स्पेशलिटी में आप उसको ओनरशिप देते हैं। अगर आप एक पोजीशन पे जो इग्नोरेंट लोग हैं, जो नॉन क्वालिफाइड लोग हैं, जो नॉन डिजर्विंग लोग हैं, जब उनको लेकर आते हैं तो वो ये करते हैं कि वो अच्छे प्लेयर के सामने बातें नहीं कर सकते। अब जहां आपने मेरी बात की कि मैं हम बाबर इसको डील करता, तो मैंने पूरी प्रॉपर क्वालिफिकेशन के साथ प्रॉपर अपने मेथड को सीखा, मैंने अपनी कोचिंग को, मुझे पता चला मैं कितना ख़राब कोच हूँ, तो मैंने अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश की, चीज़ें सीखी, मैन मैनेजमेंट सीखी है। ये सीखी है, ये कोई पैदाइशी नहीं आती अली भाई, ये बंदा सीखता है, अपने एक्सपीरियंस से भी सीखता है, क्वालिफिकेशन से भी सीखता है और उसकी प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने सालों साल प्रैक्टिस की है। फिर उसके बाद जाके मैंने इन प्लेयरों को मैनेज करना सीखा और सारे डिफरेंट प्लेयर थे, बहुत मुश्किल प्लेयर थे। फवाद आलम, सोहेल खान, ये आसान प्लेयर नहीं है इनको मैनेज करना, मगर उनके तरीका होता है। मैं अपनी ईगो को सामने लाके, मैं प्लेयर का कोच हूं, मैं कोचेस का कोच नहीं हूं, सही है ना, कि मैं, मेरी जो फिलॉसफी है वो है कि मैं प्लेयर सेंटर्ड कोच हूं। तो जब मैं प्लेयर सेंटर्ड कोच होता हूं, मैं पहले प्लेयर को सामने रखता हूं, उसकी मेंटालिटी को चेक करता हूं, उसके हिसाब से बात करता हूं, कोशिश करता हूं कि ऐसी सिचुएशन में बात करूं कि वो बात इफेक्टिव हो उसके साथ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी, इट्स अबाउट द प्लेयर्स। तो ये हर कोच ऐसे के अंदर ये स्किल नहीं होती। जब तक आप ये चीज़ें सीखोगे नहीं, आपके अंदर स्किल नहीं आएगी। कोचिंग की बात हो रही है तो अब पाकिस्तान के वाइट बॉल के कोच आकिब जावेद को जो है वो कोच मुकर्रर कर दिया गया। आकिब जावेद के साथ भी लकीली जो है वो अतीक उज़्ज़मा ने काम किया। वो कैसे कोच साबित होंगे जाने के अतीक उज़्ज़मा से एक छोटे से ब्रेक के बाद, मिलते ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो सीरीज़ 22 नवंबर से इसका आगाज़ हो रहा है, बॉर्डर गवास्कर सीरीज़, और खुसूसन उस सूरत में कि जब होम सॉइल पे न्यूजीलैंड वाइट वॉश करके गया। अतीक बहुत ज़्यादा बात होती है, अभी आप बात भी कर रहे थे कि मैं प्लेयर्स का कोच हूँ, गौतम गंभीर के एटीट्यूड के वाले से बहुत ज़्यादा बात होती है कि वो थोड़े से एग्रेसिव नज़र आते हैं। क्या ये वजह थी कि इस सीरीज़ में इनको वाइट वॉश हुआ और अब एज ए कोच टीम को उठाना ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में कितना मुश्किल होगा? देखिए बहुत मुश्किल काम है। इंडिया जैसी जो टीम है, इंडिया का एक नाम है, वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, उसके राहुल द्रविड़ को रिप्लेस करना और आके उसी लेवल की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। नया कोच जब आता है उसकी अपनी फ़िलासफ़ी होती है, उसमें अपने तरीक़ाकार होते हैं, तो उसको प्लेयर्स को समझने में तकरीबन 1 साल लग जाता है। तो मेरे हिसाब से मैंने जितनी दफ़ा भी गौतम गंभीर को सुना है कोचिंग में, और मैं बड़ा इंस्पायर हूँ उनकी टॉक करने से, बड़े धीमे तरीके से बात करते हैं। पहले वो ठीक है जिस तरह के बयान देते थे कि 1-2 उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बयान दिए थे, फिर उनको समझ आई, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और फिर मुझे ऐसा लगा बहुत धीमे कोच हैं, बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस
तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में वो समझ जाएंगे कि एक प्रोसेस बना लेंगे जो उनका विनिंग फार्मूला बनेगा। हर कोच के अपना एक टाइम लिमिट देनी चाहिए, उसको एक मौका देना चाहिए ताकि वो प्लेयरों को समझे और एक अपनी फिलॉसफी को। क्या हुआ है कि एक बड़े अच्छे नोट के ऊपर राहुल द्रविड़ ने टीम छोड़ी, एक विनिंग कॉम्बिनेशन था, उसके बाद जैसे ही गंभीर के पास टीम आई है तो आहिस्ता आहिस्ता जो हमने देखा कि डिक्लाइन आना शुरू हुआ और फिर 3-0 हार गए। हाँ, देखिए ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्लेयर जो है एक कोच के साथ वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती और कोच जिस तरीके की क्रिकेट खिलाना चाह रहा होता है वो प्लेयर प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। तो मेरे ख्याल से उनको भी समझ में आएगी कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं टीम में जिनको रिप्लेस करना पड़ेगा और नए यंग खून को लाना पड़ेगा और उनको टाइम देना चाहिए, कम से कम 1 साल। अली भाई, मैं ये समझता हूँ कि 1 साल कोच को सिस्टम को समझने में, प्लेयर्स को समझने में लगता है, फिर अगले साल वो सारी इंप्लीमेंटेशन करता है, फिर उसके बाद 1 साल और होता है जिसमें वो सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करके प्रॉपर तरीके से काम कर सकता है। तो 3 साल का एक टेन्योर एक कोच का अच्छा होना चाहिए और तीसरे साल में आपको रिजल्ट एक्सपेक्ट करने चाहिए। क्या लगता है आपको ये बॉर्डर गवास्कर जो सीरीज है ये गंभीर के लिए मेक और ब्रेक साबित हो सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन बोर्ड की मेंटालिटी हमारे बोर्ड की तरह है कि एक सीरीज़ हारे हैं उसमें कोच के गले में तलवार लटक जाती है। अभी आपने सुना होगा गिलेस्पी के गले में तलवार लटकी हुई और बातें कर रहे हैं कि गिलेस्पी कोच नहीं होंगे, हालांकि वो अभी इंग्लैंड के खिलाफ हाँ मगर उन्होंने बोला इस तरीके से ना कि वो लाजमी कोच होंगे अगले 2 मैचों के लिए और वट एवर साउथ अफ्रीका सीरीज के। मगर गिलेस्पी ने कोई साउथ अफ्रीका सीरीज तक के लिए थोड़ी साइन किया होगा, उसने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कम से कम साइन किया होगा। तो पीसीबी को ये बोलना चाहिए था ना कि 3 साल तक गिलेस्पी हमारे कोच होंगे, मगर उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे की सीरीज तक लाजमी होंगे, उसके बाद हो सकता है चेंजिंग आ जाए। मुझे लगता है चेंजिंग आएगी। मुझे लगता है कि जब आप एक से कमिट करते हो, किसी फॉरेन कोच से कमिट करते हो सारी चीज़ें और उसके बाद उस कमिटमेंट को पूरा नहीं करते तो वो वहाँ पे टिकता नहीं है फिर। ठीक है, अच्छा, कोहली का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त रहा ऑस्ट्रेलिया में और कोहली की फॉर्म के हवाले से सभी बात कर रहे हैं, हमने भी अपने शो पे बात की है। कोहली से बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि पहला टेस्ट मैच रोहित खेल नहीं रहे। कोहली पे एक तो कितना प्रेशर होगा एज ए कोच, आप क्या समझते हैं? और दूसरी सूरत में कोहली को आप कैसा समझते हैं कि कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जितना उन पर बर्डन होता है, जितना प्रेशर होता है, इतना अच्छा वो परफॉर्म करते हैं? देखिए, ये वही मैं कहता हूँ ना कि मेंटल रेजिलियंस जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक प्लेयर के लिए। और कोहली ने इससे पहले भी इस चीज़ों को प्रूव किया है कि उनके पास बैड पैचेज आए। 13 मैचें में 1300 रन है उनके वहाँ। हाँ, तो इससे पहले भी बैड पैचेज आए तो आई एम श्योर कि उनके पास जो उनका मेंटल थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट होगा उसके साथ मिलकर कोहली ने काम किया होगा और उसने उसकी वो जो पुरानी परफॉर्मेंसेस हैं ऑस्ट्रेलिया में वही परफॉर्मेंसेस को उसके हेड के अंदर डाल दिया होगा। उसकी जो नेगेटिविटी जो है, जो नेगेटिव एक्सपेक्ट आए हैं निकाल दिया। एज ए प्लेयर, एज ए कोच आप समझते हैं, थोड़ा सा सॉरी मैं आपको इंटरप्ट बार-बार कर रहा हूँ लेकिन वक्त कम है, चीज़ें आपसे बहुत सारी मुझे हासिल करनी है। आपको लगता है कि जो खुशनील गवास्कर जैसे प्लेयर हैं, मियांदाद जैसे प्लेयर हैं, कपिल देव जैसे प्लेयर हैं, या पाकिस्तान में मोहसिन हसन खान जैसा बड़ा नाम है, ज़हीर अब्बास जैसा बड़ा नाम है, जब किसी प्लेयर के हवाले से कोई बात करते हैं तो क्या ये जो दिमाग पे सवार करते हैं, सर पे सवार करते हैं? क्योंकि गवास्कर बहुत तनकीद करते नजर आए विराट कोहली के ऊपर। सारी बात है, ये चीज़ आती है। देखिए, आप कितना भी सोशल मीडिया से अलग हो जाए, आपको कोई ना कोई आगे बता देता है। आपके फैमिली में आप किसी को फ़ोन करेंगे वो आपको बता देता है, कभी कभी न्यूज़पेपर आपकी नज़र में आता है, वो चीज़ें आपको बता देते हैं। देखिए, एवरीबडी इज़ ह्यूमन बीइंग और आप कंप्यूटर है नहीं कि आप है ना बटन दबाया डिलीट हो गई। तो आपको एक प्रोसेस बनाना पड़ता है। कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है और ऑस्ट्रेलिया में जैसे कहा कि आपकी उसकी परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं तो उसके लिए मेरे ख्याल से जहाँ पे बॉल पीछे आता है, आगे से स्विंग नहीं होता है इतना और बैटिंग पे आता है, भले बाउंस होता है, तो वहाँ पे वो अच्छा खेलता है। तो मेरे ख्याल से उसके लिए एडवांटेज है कि वो वहाँ पे जाके स्कोर करेगा। विराट कोहली जो अभी इंस्टाग्राम पे सिर्फ वसीम अकरम को फॉलो करते हैं, आपने भी सुनी होगी स्टोरी है। देख लें वसीम अकरम की क्लास देख लें, फिर आप वसीम भाई को कौन कौन फॉलो करते हैं। वसीम अकरम का डांस का एक वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है, बहुत ज्यादा वसीम अकरम बहुत एंजॉय कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सब सिलसिले भी चलते रहेंगे। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे जरा पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, आखिर जवाब है कि इस नई तैनाती के हवाले से। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात करेंगे अब पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और ये जो डिसीजन लिया था रिजवान ने लास्ट T20 में खुद अपने आप को रेस्ट देने का, ये सही था क्योंकि टीम 2-0 इस वक्त डाउन थी? देखिए, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई गलती थी। अगर आप हसीबुल्ला को एज अ विकेट कीपर चेक करना चाहते हैं तो ज़रूर चेक करें और मेरे ख्याल से रिजवान एज अ बैट्समैन खेल सकते थे, उनको खेलना चाहिए था। रिजवान का डिसीजन सही था, चले, लेकिन एक प्लेयर है जो बतौर वाइस कैप्टन अपना T20 का डेब्यू कर रहा है, 2 मैच वो का उसको एक्सपीरियंस है, तीसरे मैच में आप उसको कप्तानी दे रहे हैं। पाकिस्तान के साथ उसके अपने कैरियर के साथ ज्यादती नहीं है क्या? आप सलमान आगा को तीसरे मैच में पाकिस्तानी कप्तानी पकड़ा रहे हैं, 2 मैचों का उसका एक्सपीरियंस है नायब कप्तान का। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरह की चीज़ें तो होती रहती हैं कि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं आप तसव्वुर नहीं कर रहे होते, हो जाती हैं। मेरे हिसाब से सही डिसीजन नहीं था और आगा को
थोड़ा सा वाइस कैप्टनसी में एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसीलिए मैंने पूछा कि रिजवान को एक्सपीरियंस होना चाहिए। बैठना सही था ये? मेरा नहीं ख्याल बैठना सही था। अगर हसीबुल्ला को आपने देखें, मैं तो ये भी समझता हूँ कि हसीबुल्ला को T20 के स्क्वाड में नहीं होना चाहिए। हालांकि मैंने बहुत सपोर्ट किया हसीबुल्ला की, मगर आप हसीबुल्ला की परफॉर्मेंस देखें अगर डोमेस्टिक में वाइट बॉल्स क्रिकेट से वनडे लिस्ट ए में और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी है उसने। T20 में इतना शाइन नहीं किया अभी ना उसने, PSL में कोई इतने मैचेस खेले, वो भी नहीं खेले, चैंपियंस कप भी नहीं खेले। हाँ, तो उसमें आपको ये सोचना चाहिए आपको किस प्लेयर को किस जगह खिलाना है। आप उसको अंडर प्रेशर डाला T20 में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये कौन सी आप मेंटालिटी इस पे डेवलप करो? ऐसे प्लेयरों को आप जाके जिम्बाब्वे में खिलाते ना, जिम्बाब्वे में खिला के वहां पे आप चांस क्योंकि रिजवान का बैठना सिर्फ इस लिहाज से भी था क्योंकि पाकिस्तान में कैप्टन की भी जरूरत थी। अगर चले विकेट कीपर तो आपने खिला दिया हसीब को, लेकिन सलमान आगा के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था कप्तानी का। आप 2-0 से जो है 2-0 से सीरीज आप डाउन थे। अब जरा बात कर लेते हैं आकिब जावेद के वाले से, आपने उनके साथ काम किया है। कल मोहसिन हसन खान साहब मेरे साथ शो में थे, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा जो है ये कोच होगा, मेरे साथ बॉलिंग कोच के तौर पर ही रहा है। कैसा देखते हैं इस तकरोरी को, क्योंकि एक तरफ वो चीफ सिलेक्टर भी है, दूसरी तरफ उनको वाइट बॉल का कोच भी बना दिया है। देखिए, मेरे हिसाब से मैंने आकिब जावेद के बारे में बहुत सी बातें कर दी सोशल मीडिया पे भी, इधर उधर भी। अब अच्छा नहीं लगता मुझे बार बार एक ही चीज़ को बातें करते हुए। पीसीबी का डिसीजन है, पीसीबी का डिसीजन है। अगर वो समझते हैं आकिब जावेद इस काबिल है तो उन्होंने दिया है, सो ऑल द बेस्ट टू देम। और मैं क्या बोलूँ, जो बंदा इन चीज़ों के फैसले लेता है, अगर उस चीज़ों को इस चीज़ की ज़्यादा अवेयरनेस है, वो समझता है कि इसके अंदर इस तरह की क्वालिटी है, ठीक है। और पाकिस्तान के लिए हमेशा वेल विशेस रही हैं और अभी भी रहेंगी। और मेरा अपना डिफरेंट ख्याल है, मैंने उनके साथ काम किया। मुझे उनके साथ काम करने में कोई इतना ऐसी चीज़ नहीं है। मैं ये समझता था कि मैं मेरी भी नज़र में आकिब भाई की काफ़ी इज्जत थी उस वक्त, और मैं समझता था कि मैं उनसे सीखूंगा, मगर मुझे वहाँ जाके ऐसा लगा कि उनको सीखने की ज़रूरत थी। तो वो मेरा अपना ख्याल है, मगर पीसीबी ने डिसीजन लिया। मैं समझूँ क्या कि आकिब जावेद इज नॉट द बेस्ट चॉइस? मेरा नहीं ख्याल इससे बेस्ट चॉइस है इस वक्त पाकिस्तान में। अगर बेस्ट चॉइस देखें वो होता है गैरी क्रिस्टन, आपके पास बेस्ट चॉइस थी, आपने उसको रखा। पाकिस्तान में अगर मैं पूछता हूँ लोकल प्लेयर में जो पुराने प्लेयर हैं उसमें कौन हो सकता था? देखिए, पाकिस्तान के मैं 2 कोचेस को बहुत रेट करता हूँ, एक कबीर खान और एक उमर रशीद। ये मैं अपने दिल से बोलता हूँ और मैंने सारे कोचेस के साथ काम किया हुआ है। अगर हेड कोच का तो आते ही नहीं ना पीसीबी के दरवाजे से बाहर है, तो अंदर ही रहते हैं। हेड कोचेस का जो मटेरियल है वो कबीर खान और उमर रशीद में ही है। और इसके अलावा मैं नहीं समझता कि अभी पाकिस्तान के, हाँ ठीक है, गुलाम अली वगैरह आ रहे हैं, अभी उनको आप अंडर 19 वगैरह में ग्रूम करें, उनको काम करने दें, शाइन के साथ काम करने दें, ठीक है। तो और मे बी फ्यूचर में वो रेडी हो जाएंगे। मगर आपको इसी तरह के कोचेस चाहिए जो जिनके अंदर लीडरशिप स्किल हो, जो प्लेयर्स को अच्छा समझते हो। तो गुलू भाई के साथ भी मैंने काम किया, गुलाम अली, और मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर ये स्किल है कि वो प्लेयरों को अच्छा समझते हैं और बड़े धीमे तरीके से और अच्छे तरीके से काम निकाल लेते हैं। तो उनको अंडर 19 के साथ रेगुलर चांस देना चाहिए ताकि वो डेवलप हो। लेकिन कोचेस डेवलप कैसे होंगे? सईद अनवर जूनियर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्रिकेट से जुड़ा हर आदमी जानता है, वो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे, उनको भी स्पिन बॉलिंग कोच लगा दिया। नहीं, वो स्पिनर भी थे ना, तो स्पिन भी करते थे। अगर आप बैट्समैन, अगर आपको अगर लगाएंगे तो आपको पहली चॉइस आपकी विकेट कीपिंग है ना, या बैट्समैन आपको लगा देंगे? आपको नहीं, बैट्समैन, मैं इंग्लैंड का बैटिंग स्काउट हूँ तो नहीं वो है, लेकिन सईद अनवर जूनियर को तो सबको पता है कि वो जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे। वो देखिए यहाँ पे ऐसे ही चलता है। यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊँ, जब मैं एनसीए में था तो नए चेयरमैन आए, उनको ये भी नहीं पता था कि मेरे जो है एनसीए में मेरा जॉब टाइटल क्या है। तो अच्छा, ये भी नहीं पता आपका काम क्या है? तो काला जादू फिर क्यों करते? यही नहीं बताते साथ में काम क्या है। तो अली भाई, ये चीज़ें पाकिस्तान में तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें होती हैं कि है ना, फील्डिंग कोच बैटिंग कोच बन जाता है, थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट बैटिंग कोच बन जाता है, और जो बैटिंग कोच है बॉलिंग कोच बना है। चीज़ें होती रहती हैं। मेरे देखें, कल को आपको सरप्राइज नहीं होगा, मुझे भी स्पिन बॉलिंग कोच बनाते हैं जो आप एक पीछे से समझ रहे हैं। क्योंकि मैं विकेट कीपिंग करता हूं, उन्होंने कहा ये स्पिनर को अच्छा समझता है, इसको स्पिन बॉलिंग कोच बना दो, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अभी आपसे फिर मुझे उम्मीद भी नहीं है कि आप एक्सेप्ट करेंगे, जिसके आपको ये सूट नहीं करती। देखिए, मैं अपने जो मेरे पास जो मेरे प्राइवेट क्लाइंट आते हैं ना, अगर वो स्पिन कोचेस के लिए, स्पिन कोचिंग के लिए आते हैं ना, तो मैं उनको किसी और को रेकमेंड करता हूं। फास्ट बॉलर के भी आते हैं, मैं किसी और को रेकमेंड करता हूं, क्योंकि मैं उनके पेरेंट्स को स्ट्रेट अवे बोलता हूं, इट्स नॉट क्लब लेवल पे अंडर एज पे कर सकते हैं, लेकिन आप नेशनल टीम के साथ तो जस्टिफाई। हाई परफॉर्मेंस, ये हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट है और इसमें आपने हाई परफॉर्मेंस कोचिंग देनी होती है। आपको उस खेल को उस लेवल पे खेला भी होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। आई थिंक मुझे यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ भी मुझे आना है। क्विकली मुझे बताइएगा कि रिजवान के बाद आपको पाकिस्तान में कौन, क्योंकि आप विकेट कीपर भी हैं, तो बेस्ट विकेट कीपर कौन नजर आ रहा है? रोहिल नजीर की बात हो रही थी, फिर हसीब आ गए, फिर हारिस आ गए, अभी एक अली शान भी लड़का है फैसलाबाद का, अभी इसके अलावा गाजी गौरी को भी अभी सिलेक्ट किया गया। तो कौन सा ऐसा विकेट कीपर जो आप समझते हैं कि रिजवान का जो है वो सेकंड हो सकता है, डिप्टी हो सकता है? देखिए, आप मुझे अगर रेट करने के लिए कह रहे हैं तो मैं रिजवान के बाद रोहिल नज़ीर, फिर हारिस और फिर हसीबुल्ला को रेट करता हूँ। हसीबुल्ला जब हमारे पास एनसीए में आया था तो उसकी बैटिंग को मैंने हाईली रेट किया, कि मुझे ऐसा लगता है कि गिलक्रिस्ट टाइप की उसके अंदर टैलेंट है, उसी तरह खेलता है, बड़ा स्टाइलिश है, मगर उसकी कीपिंग का वो स्टैंडर्ड नहीं था जो उसने अभी इंप्रूव किया। मगर अगर आपको कीपर बैट्समैन चाहिए तो रोहिल नज़ीर के साथ आपने बहुत ज़्यादा ज्यादती की। वो
वो पाकिस्तान ए का और शाहीन का कैप्टन रह चुका है, परफॉर्मेंस भी किया, डोमेस्टिक में भी रेगुलर खेला है, तो आपको उसको चांस देना चाहिए। सरफराज का क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? देखें सरफराज का फ्यूचर तो उसको खुद ही पता होगा सरफराज को, कि उसने मेंटरशिप भी ली है अभी डोमेस्टिक क्रिकेट की। मेरे ख्याल से एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद आप सबको समझ में आ जाता है कि ये आपके लिए होना नहीं है, तो आपको खुद ही अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। तो मैंने पहले भी बोला था कि देखें मैं किसी के फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि वो पाकिस्तान को उसको खेलना चाहिए नहीं, उसको खुद ही सोचना चाहिए। और जिस तरह आप सरफराज का नाम आपको क्या सोचना चाहिए, आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि जब सरफराज को उन्होंने डी कैटेगरी दी थी ना कुछ सालों पहले, जब मैं आपके शो में बैठा था, मैं उसी वक्त बहुत हैरान था कि सरफराज ने एक्सेप्ट क्यों कर ली डी कैटेगरी, कि वो इस लेवल का प्लेयर नहीं है कि उसको डी कैटेगरी में रहना चाहिए। वो रात दिन कह के ठीक है भाई अगर आपने मुझे नहीं खिलाना तो आप मुझे बता दो, मैं छोड़ देता हूँ खुद ही क्रिकेट, मगर मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ये मेरी इंसल्ट है। तो इस तरह की चीज़ें सोचनी चाहिए। अब मेरे ख्याल से आप देखें सरफराज से आगे कीपर्स आ गए, हसीबुल्ला भी खेल रहा है, हारिस भी खेल रहा है, सरफराज का नाम कहीं भी नहीं आ रहा चीज़ों में, तो वो खुद ही आप लोगों को समझ जाना चाहिए। आपने रिस्पेक्ट की बात है कि आप विमेंस टीम के साथ भी रहे, अभी निदा डार और आलिया रियाज को भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, तो इनको भी क्या ऐसे कुछ सोचना चाहिए? ये बहुत बड़ी ज्यादती है वैसे मेरे हिसाब से। अगर आप देखें ना, अगर आप परफॉर्मेंस को देखते हैं तो आलिया रियाज तो परफॉर्मेंस कर रही है रेगुलर बेसिस पर, निदा डार भी बॉलिंग अच्छी कर रही है। विमेंस क्रिकेट कभी सही होगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि कैसे सही होगी आप मुझे बताना। आप एक कोच को 6 महीने के लिए लगाते हैं, फिर उसके बाद हटा देते हैं, फिर नया कोच आता है वो अपनी फिलॉसफी झाड़ता है, फिर उसको टाइम नहीं मिलता, उसको हटा देते हैं। ये आधा सच जो है ना पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है, हटा नहीं देते, यही लड़कियां हटवा देती है। आप इस बात के विटनेस हो गए, आपके साथ जोन 5 से खेले हुए आमिर इकबाल, कस्टम से खेले, आमिर इकबाल इसका विक्टिम है। देखें कोच क्यों हटाते हैं ये भी आप सोचें ना। अगर एक कोच टॉप क्लास कोच होगा और जिसकी अंडरस्टैंडिंग सबके साथ बन जाएगी, मैं विमेंस की बात नहीं कर रहा, मेंस की भी बात कर रहा, तो वो कौन से प्लेयर ऐसे होंगे जो आपके खिलाफ लॉबी बना के आपको हटाएंगे। कोच को भी ये सोचना चाहिए कि मेरे अंदर कुछ खराबी होगी जिसकी वजह से लड़कियां मुझे पसंद नहीं करती। तो आपको देखें वुमेन्स क्रिकेट जो है ना अली भाई, मैंने वुमेन्स क्रिकेट में काम किया लैंकाशायर के लिए भी, और जब मैंने फर्स्ट ईयर काम किया था, मैं हेड कोच था, तो मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। कम्युनिकेशन, उनके इमोशनल स्टेट और उनका जो एंजाइटी लेवल होता है बहुत डिफरेंट होता है मैन के हिसाब से, वो कोप नहीं कर पाती चीज़ें। तो एक कोच का काम होता है कि वो उन चीज़ों को समझ के आपको एक कोच ऐसा क्वालिफाइड कोच लाना चाहिए जो उनके साथ लंबे अरसे तक काम करे। जैसे डेविड हैम्प आया था, डेविड हैम्प को काम करने देना चाहिए था आप, क्योंकि उसमें रिजल्ट भी अच्छे आ रहे थे। आपने लंबे चरदत काम किया, कहीं ना कहीं कोई मशरकी मर्द तो नहीं जग जाता कि लड़कियां मुझे पसंद नहीं करती? देखें लोगों ने तो इस तरह की हरकतें भी कही हैं कि लड़कियां स्विमिंग पूल में अपना सेशन कर रही हैं तो कोचेस स्विमिंग पूल पे भी कूद गए, तो ऐसी चीजें भी हुई हैं। ऐसे कुछ भी गुजरे, बिल्कुल सही कहती है। आखिरी मेरा सवाल है, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप इंडिया को आता हुआ देख रहे हैं या इंडिया को आना चाहिए? देखिए ज़रूर आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने करेज शो की है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कभी भी ब्लॉक नहीं किया पाकिस्तान की एंट्री को इंडिया में। हालांकि पाकिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं और मीडिया वालों को प्रॉब्लम हुई है वीज़ा लेने में, फिर भी उन्होंने अप्लाई करके किया। मगर इंडियन कम्युनिटी से बात होती है, आम इंडियन का क्या कहना है वहाँ? देखिए सब खेलना चाहते हैं, हम लोग सारे दोस्त हैं। देखें क्रिकेट को आप पॉलिटिक्स को हटाएं, साथ में सारे दोस्त हैं। ये पाकिस्तान के प्लेयर और इंडियन प्लेयर जब मिलते हैं एक दूसरे को ताहिद देते हैं। आम कम्युनिटी की बात करें, इंग्लैंड में जो आम कम्युनिटी भी है, देखें हम लोग में कोई नफरत नहीं है, हम लोग तो बल्कि काफ़ी दोस्त हैं मेरे भी इंडियन, और इंडियन दोस्तों को मैं देखा वो पाकिस्तानी के साथ बैठते हैं। कभी हमने इस मौजू पे इतनी बात नहीं की कि यार तुम इंडिया के हो हम पाकिस्तान के हो। हमेशा हमें तो नॉर्मली फील होता है कि नॉर्मल ही है, जैसे हम लोग मुसलमान हैं वैसे वो भी, उनके भी मुसलमान और दूसरे हिंदू हैं, हिंदुओं से भी हमारी दोस्ती है। ये पॉलिटिक्स को क्रिकेट में नहीं होना चाहिए। इंडियन वहाँ पे चाहता है कि इंडिया को आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? आखिरी मेरा सवाल है कि मेरा एक आम इंडियन को चाहता है कि पाकिस्तान आना चाहिए, तो पाकिस्तान का टेस्ट स्टार है दानिश किनारी, उसको क्या जो इशूज हैं वो कहता है इंडिया को नहीं आना चाहिए? उसको मेरे ख्याल से सब मेंटल इश्यूज होंगे कुछ। आपने तो कीपिंग की होगी गेंदों पे तो उस वक्त तो वो सही होता था ना, हमने उसको सही तरीके से रखा होता। जब क्रिकेट से हटता है बंदा और चीज़ें हो जाती हैं, देखें बहुत सी चीज़ें होती हैं, क्रिकेट से बाहर हो जाता है बंदे का जो दिमागी तवाज़ुन है तो कभी कभी खो जाता है, फिर उसको दिमागी तवाज़ुन खराब शायद देखें मेरे खास हिसाब से तो हो गया। मैंने इंटरव्यू सुने पर अब मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। देखें आप पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलो, आपने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, किसी ने आपके साथ ज्यादती नहीं की, तो आप उस मुल्क की कदर नहीं कर रहे, बल्कि आप मुल्क के अगेंस्ट बोले जा रहे हो। थैंक यू सो मच अतीक, हमारे साथ मौजूद है, हमेशा की तरह बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं और टाइम कैसे गुजर जाता है अतीक की मौजूदगी में बिल्कुल पता नहीं चलता। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर जब अतीक इंग्लैंड चलेंगे तो वहाँ से इनको भी हम अपने शो में शामिल करेंगे। लेकिन साथ साथ अतीक की जो एक और ख़ास बात जो मुझे बहुत पसंद है, ये एक बहुत ही सादतमंद बेटे हैं और जिस तरह इन्हें अपने वालिदैन के लिए सोशल मीडिया पर लिखते हैं, यकीनी तौर पर ये इनकी तरबियत है और अल्लाह ताला इनके वालिदैन को सलामत रखें, सेहत दें, तंदुरुस्त दें। थैंक यू सो मच अतीक, आप हमारे साथ मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।